बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं और रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई हैं, इमरान खान साहब का जो अरेस्ट है उस हवाले से ये बहुत ही रेलिवेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब के मुकदमे में ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कल का एपिसोड हुआ, कल जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसकी सर को थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। किस तरह, आप तो कमरा अदालत में थे, तो आपके नॉलेज में था ये कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है? नहीं, मैं कमरा अदालत में मौजूद थे क्योंकि उनकी दो जो प्री रेस्ट बेल थी उनको आज बुलाया हुआ था कि आज प्री रेस्ट बेल है जी। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आर्गूमेंट करेंगे प्री रेस्ट बेल पे, क्योंकि ये बेल बेसिकली लोअर कोर्ट में जो एक तोशा खाना केस था, हाँ जी, और एक उनका और केस था जो इंसाइटमेंट का केस था जी, कि जिन्होंने ये गिराव जलाओ किया, उसमें दो FIR थी जी। तो हम बैठे हुए थे तो अचानक जब वो कहते हैं जी इधर गए हैं, तो बाद में हमें कोर्ट के अंदर ही पता चला, इवन जज साहब को भी नहीं पता कि जी वो वहाँ से अरेस्ट हो गए हैं। तो फिर जज साहब ने मुझे बुलाया कि आप आएँ जी, आप इस तरह के सेक्रेटरी IG को भी बुलाएं और सेक्रेटरी इंटीरियर को भी बुलाएं। जी जी। और ये कैसे हुआ है? हमने कहा जी हम तो इधर कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, लेट मी फाइंड आउट कि जी कैसे हुआ है, किस में अरेस्ट किया है। तो उन्होंने कहा जी 15 मिनट में बुलाएं। फिर मैंने कहा जी आधा घंटे का टाइम दे दें, हम उनको बुला लेते हैं। तो इवेंचुअली फिर वो जो IG पुलिस है इस्लामाबाद वो भी आ गए जी। और वो सेक्रेटरी इंटीरियर था वो था उधर अपने पेशावर गए हुए थे। जी जी। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो आए। तो उन्होंने कहा जी ये हमारा जो, उन्होंने फिर पूछा कि जी ये जो रेंजर्स थे इन्होंने अरेस्ट किया है, तो ये आपकी क्या SOPs क्या है? जी जी। उन्होंने कहा जी रेंजर जो है वो स्टैंड बाई होते हैं, ठीक है, हेल्प द पुलिस एंड दे और अनदर कमांड ऑफ द पुलिस। ठीक है। फिर IG से मैं कहा जी उन्होंने उस जो अरेस्ट वारंट था जी जी, इशूड बाय द NAB, जी जी, उसको उन्होंने पुलिस वालों ने ऑन किया। जी जी। अब इसमें दो पहलू ये थे कि आया जो अरेस्ट थी वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है, और दूसरा ये था कि जो मोड ऑफ अरेस्ट है, जी जी, हाउ ही वाज अरेस्टेड, जी जी, और प्लेस ऑफ अरेस्ट जो है जी, वो उस पे क्या। बिल्कुल सर, ये इस पे बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जी वो कहते हैं कि जी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो इस बारे में सर हमारे नाजरीन जो हैं वो जानना चाहेंगे। ठीक है, वो नाजरीन के लिए कि इसके अंदर देखें, अगर आपकी बेल एप्लीकेशन कोर्ट सुन रही है जी जी, तो ये कानून के अंदर की कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्रोविजन नहीं कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अदालत का तकद्दस, वो अदालत की कस्टडी में बंदा आ जाता है कि अदालत को इंसाफ लेने के लिए आता है। बिल्कुल। तो फिर वो कहते हैं जी उसका केस, लेट द केस डिसाइड ऑन मेरिट, और उसको आप जिपरडाइज ना करें। ठीक है, उसका केस जो है उसको असेस टू जस्टिस होना चाहिए। जी जी, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसका केस उस अदालत के अंदर फाइल हो चुका हो और वो फिक्स हो सुनने के लिए। ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट ये है। जी। अब इस केस में ये था कि जिस केस में इनको अरेस्ट किया गया है, इनका ये वाला केस फिक्स नहीं था, बकौल उनके कि वो केस फाइल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर उनका केस जज साहब के साथ फिक्स होता और वो इसमें जमानत के लिए आ रहे होते तो फिर मेरे ख्याल में अरेस्ट करना मुश्किल था, वो फिर वो खासी ट्रबल होती कोई अगर एजेंसी उनको अरेस्ट करती तो। ठीक है। अब इसके बाद फिर ये आपको पता है कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हुए कि जी मोड ऑफ अरेस्ट पे आप बात करें या जो अरेस्ट थी वो इलीगल थी। अब इसमें अगर समन वैलिडली या जो वारंट ऑफ अरेस्ट था वो वैलिड इशू ना होता, ठीक है, वो तो फिर भी क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन वो फिर कोर्ट ने उसको एग्जामिन किया, उसका जो वारंट था अरेस्ट का वो मंगवाया गया, रिकॉर्ड पर रखा गया। फिर उसमें ये है कि कौन इशू करता है, किस तरह इशू करता है, ठीक है, और उसके सामने सब्सटेंशियल एविडेंस क्या थी अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए। देखिए ना, आप किसी बंदे की कस्टडी का, उसकी लिबर्टी को कर्टेल करते हैं, हाँ जी, तो यू मस्ट हैव सम एविडेंस बिफोर यू कि हाउ यू आर कर्टेलिंग द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। बिल्कुल, क्योंकि उस बंदे का बुनियादी हक है आज़ादी, तो उसकी अब एक लिबर्टी, कोई भी बंदा हो, बिल्कुल, तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या उसके फॉलोअर है, तो कोई भी बंदा आम शहरी भी हो, तो उसको जब लिबर्टी कर्टेल करते हैं तो यू हैव सम मटेरियल बिफोर यू कि आप उसको अरेस्ट कर जाते हैं। तो ये सारी बातें कोर्ट के अंदर हुई। फिर जो रात को लेट अनाउंसमेंट हुई इस जजमेंट की, अब तो इन राइटिंग भी जजमेंट आ चुकी है, उन्होंने कहा जी इसकी जो अरेस्ट थी वो लीगल थी। ठीक है, मीनिंग देयर बाय कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि अरेस्ट लीगल थी, लेकिन वहाँ पे जो किया गया है तो वहाँ पे थोड़ा सा इसका एक एंसिलरी इंसिडेंट ये हुआ है कि एक दो वकील कोई इस तरह मैन हैंडलिंग हो गई है। इस तरह ज़ाहिर है कि आप किसी बंदे को इसको अरेस्ट करना आसान काम नहीं था। ठीक है, आपको पता है कि सिर्फ एक वारंट जो है तमील कराने के लिए जब DIG इस्लामाबाद और बाकी बंदे लाहौर गए तो वहाँ पे क्या
बिल्कुल चीज़ें थी, एक दूसरे के आमने सामने, फिर फोर्सेज जो वो, तो इसके ज़ाहिर है थोड़ा सा ड्रास्टिक स्टेप जिसने भी एजेंसी ने, वो पुलिस ने या रेंजर्स ने उनको हेल्प की है। जी जी तो अगर ये ना होता तो खुदा न खासा कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता है इस किस्म के, बिल्कुल क्योंकि एक बंदा अरेस्ट को वो रेजिस्ट कर रहा है या Resist उसके फॉलोअर्स साथ मौजूद हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये तो मेरे ख्याल में इतना उन्होंने टेक्निकली या बड़ा अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है कि कोई खुदा न खासा कोई इसमें मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई शीशे वगैरह टूटे हैं या कोई आप कह सकते हैं कि जी कोई हो गया, तो वो उसको हमने कल भी किया था, ये इस तरह नहीं होना चाहिए वो कोलाज में। उससे फिर कोर्ट ने कहा है कि अब हम इसको आईजी को भी कंटेम्प्ट इशू कर रहे हैं और सेक्रेटरी इंटीरियर को भी, कि आपने जो मोड ऑफ अरेस्ट थी ये कोर्ट के अहाते में किया है या बताया नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो अभी 16 तारीख इसमें फिक्स है, 16/5 में ही, तो फिर आप देखेंगे वो आते हैं तो क्या उसमें। अच्छा सर, नैब केसेस में जो बेल है वो तो डीबी देती है, हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच होता है, वो एहतसाब अदालत से तो वो बेल नहीं होती, यही सर इसका है ना तरीक़ेकार? आप ये देखें नैब का जो लॉ था ना उसमें यही है कि इसमें जो पहला नैब ऑर्डिनेंस था उसमें बेल की प्रोविजन नहीं थी, जी जी तो वो रिट जुरिसडिक्शन में आते हैं, वो डीबी सुनती। कल वाला जो डिसीजन है वो नैब पे नहीं आया है, ठीक है, वो उसी जो पहले उनकी बेल पिटीशन थी ना उसी में उन्होंने डिसीजन दिया है कि इसका जो मोड ऑफ अरेस्ट है इन अनदर केस वो ठीक था या नहीं ठीक। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इनके, क्योंकि उनका अरेस्ट जो है वो एक नैब के केस में हुआ है, तो अब उनकी जो बेल है, तो क्योंकि नैब की जो बेल्स हैं उनमें हमने ये देखा है कि वो बड़ा टाइम लेती हैं नैब की। नैब का देखो ना, अभी इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है नैब के अंदर, जो इसी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी कल, वो आपको पता है कोर्ट में जज साहब ने भी कहा जी आप अमेंडमेंट को इंडोर्स करते हैं, आपने तो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। जी जी उस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा आज इमरान खान को हो गया है कि अगर वो 90 डेज़ का रिमांड होता तो फिर तो ये 3 महीने या 2 महीने नैब के पास थे। अभी ये है कि मैक्सिमम नैब जो है वो 14 दिन रहती है, 14 दिन के अंदर दे हैव टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, कि 14 दिन के बाद जो है कोई आल्दो ये चैलेंज है लेकिन 14 दिन पे जो है पार्लियामेंट ने, तो इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी जो है ना वो इमरान खान है, कि जो नैब लॉज के अंदर रिमांड का है 14 दिन का, जिस तरह दूसरे आम ऑर्डिनरी केस में होता है ना उसमें 14 दिन का ही होता है, इसमें भी उसको 14 दिन का करना। अच्छा सर, ये बताइए ये नैब में फिजिकल रिमांड हो सकता है या सिर्फ ये जुडिशियल कस्टडी होती है? नहीं, फिजिकल रिमांड होता है 14 दिन का। अच्छा, उसके बाद जो है वो जुडिशियल आप जेल भेज देते हैं बंदे को। पहले ये था कि 90 दिन नैब अपने पास, जिसको कहते हैं उर्दू ज़ुबान में अवलात में रख सकती है, जी जी, या पुलिस कस्टडी या नैब कस्टडी, ठीक है, उस वक्त वो जेल में नहीं जाता, उसके पास ही होता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जी जी, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, जी, फिर उसको कन्फ्रंट करना कि ये बंदा, मिसाल के तौर पर इन पे जो केस है, कल को वो उधर जेल में जाते हैं, ज़मीन के कोई कन्फ्रंट करते हैं, किसी पटवारी को बुलाते हैं, तहसीलदार को बुलाते हैं, या जिस बंदे ने इनको ज़मीन ट्रांसफ़र की है जी जी, उसको बुलाते हैं, तो इस तरह भी फिर वो कर सकते हैं कॉन्फ्रेंट। तो इसमें ये होता है कि आप जो भी दिन रखते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है बेसिकली, और आपने देना होता है कोर्ट के अंदर ये जवाब कि जी आपने इस दिनों में ये इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें ये की है। तो अब इसका आज अभी रिमांड पे ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, तो अब वेट कर रहे हैं, हो सकता है कितना अभी देते हैं, हफ्ते का देते हैं, 10 दिन का। अच्छा सर, ये बताइए कि आज जो इमरान खान साहब की पेशी थी वो सिविल लाइन में की गई, तो ये क्या इस तरह से होता है कि एक जो जगह है जो एज ए कोर्ट डिक्लेयर्ड नहीं है उसको आप कोर्ट डिक्लेयर करें और फिर दूसरी जगह पे जाके उसकी हेयरिंग करें? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, नाजरीन के लिए भी बड़ा होगा कि आप क्या जो है वो ये इस तरह है कि जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 ऑफ द CRPC है, जी जी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर देता है, ठीक है, आप जो प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द जज है उसको चेंज कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस। उसमें सर्कमस्टांसेस ये है कि लेट से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का खतरा है, या कोई इतना हार्ड एंड क्रिमिनल है, उसको अगर लाते हैं तो कोई बंदा उसको खुदा न खासा मर्डर कर दे, या मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी, जिस तरह बख्तर बंद गाड़ी में लाते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों के जो टेररिस्ट होते हैं उनके ट्रायल जो है वो जेल में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोर्ट के प्रेमिसेस जो है ना वो एनीवेयर विद इन द जुरिसडिक्शन जो है वो कर सकते हैं, वो जेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो अब इनके लिए इनके वही मकसद यही था कि अगर ये इस कोर्ट में आते या जो ऑर्डिनरी कोर्ट थी जहाँ पे सिचुएटेड थी, बिल्कुल, तो हो सकता है फिर वो पीसफुल एटमॉस्फेयर वकीलों को भी ना मिलता, जज साहिबान को भी। तो ये मतलब फेयर ट्रायल का ये भी तकाजा होता है कि आप एक एटमॉस्फेयर बैलेंस प्रोवाइड करें दोनों पार्टियों को, उसके अंदर कोई दकम पेल ना हो, एक पीसफुल आप तो पेश होते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोर्ट को किसी भी जगह चाहे वो सर्कमस्टांसेस में वो कर सकती है। अच्छा जदून साहब, आप इमरान खान के सारे मुकदमात में तकरीबन आप फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं, तो
एक सवाल जो बड़ा कॉमनली हमारे यहाँ डिस्कस होता है कि ये जो इस्लामाबाद में उन पे बेशुमार मुकदमात हैं, तो ये इतने सारे मुकदमात जो गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं, क्या इनकी कोई जवाज़ है, कोई इनकी रीज़न बनती है क्यों इतने सारे? अब ये देखें ना, ये एक तो एग्जरेशन है मुकदमात में। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो FIRs हैं, जी जी, उनका मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अभी आज का तो मुझे नहीं पता कितनी FIRs हो गई हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले तक कोई 32-33 FIRs थी। ठीक है। उसमें ओवर द स्पेन ऑफ टाइम है, ये पिछले कोई 26 मई की ज़्यादा FIRs थी। बीच में इस तरह वो 2-4 FIRs वो भी हैं जो PTV पे उन्होंने हमला किया था जी जी, उस ज़माने में, ठीक है। और जो पार्लियामेंट पे, तो ये ज़्यादा FIRs थी वो 26 मई को उन्होंने जो इधर D चौक में आग लगाई या गाड़ियाँ जलाई थी। फिर उसके बाद जो आपको पता है कि जब ये नैब कोर्ट में उस दिन आए थे पेशी पे, इन्होंने गेट तोड़ दिया, कैमरे तोड़ दिए। तो आज जो टुडे की सिचुएशन देखें जी, तो जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, तो इसमें फिर FIRs डेफिनेटली। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा, जैसे कल एहतजाज हुआ, जी जी, ठीक है, तो वो एहतजाज में तो PTI के सपोर्टर्स जो थे उन्होंने कानून ज़ाहिर तोड़ा, उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो क्या इसमें जो कायद है, जो लीडर है, उसको नॉमिनेट किया जा सकता है? उसको नॉमिनेट इसलिए किया जा सकता है कि आप देख रहे हैं जब आप पेशी पे आ रहे होते हैं ना, तो इनका ये तरीक़ाकार था कि या तो ये किसी अपना फेस है या तो ट्वीट के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या डिजिटल मीडिया के ज़रिए या किसी अनाउंसमेंट के लिए ये ज़रूर कहते हैं कि लोग वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, और आज दिन तक की इनकी स्ट्रेटजी यही रही है कि अब जिस तरह तोशाखाना का केस था, मेरे ख्याल में अगर ये अरेस्ट ना होते ना तो ये कभी पेश ना होते। बिल्कुल, कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता था जी, कभी, मतलब आप देखें ना, आप फॉरेन फंड केस देखें जी, इन्होंने 8 साल डिले किया है और इनके पास ये टैक्टिस रही हैं और ये नज़र आ रहा था कि इन पे चार्ज फ्रेम करना मुश्किल है, क्योंकि ये हडल क्रिएट कराते हैं। जब आपके साथ 2-4 हज़ार बंदा आ जाएगा कोर्ट में, अभी क्या पोजीशन होगी? ठीक है, अभी आज भी ये अब कहते हैं ना, ये कोर्ट वहाँ पे पुलिस लाइन्स में ले गए हैं, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर ऑर्डिनरी, अच्छा सर सॉरी, ये भी कहा जा रहा है, अभी हमारे दोस्त कुछ बता रहे हैं कि वहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं है, वहाँ पे सिविल लाइन में, इस तरह ये तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप इस तरह कर रहे हैं? वो मेरे ख्याल में मीडिया को भी जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये कि मीडिया के लिए कोई इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि मीडिया को जो चाहिए, जिस तरह मैं अब आपको दे रहा हूँ जी चीज़ें, इस तरह कोई फोकल पर्सन हो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसा बंदा जिस डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, वो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कोर्ट की, क्योंकि वकील वहाँ पे मौजूद है, सारा अमला मौजूद है जी, तो ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है जी, वो मीडिया में मेरे ख्याल में फिर आप मीडिया वाले भी इस तरह कहेंगे जी इसको इजाज़त देते हैं, मुझे नहीं देते, उसको भी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये ओपन मतलब है, कुछ सीक्रेट वो इन कैमरा ट्रायल नहीं है, वो प्रोसीडिंग जो है वो समझ हर एक को देखने का, जांचने का हक हासिल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो है हमने और भी इसकी प्रेसिडेंट्स देखे हैं इस चीज़ के, कि एक पॉलिटिकल लीडर आता किसी और केस में और उसे अरेस्ट किसी और केस में कर लिया जाता है, ये अंडर द लॉ ये परमिसिबल है? ये देखें ना, एक अभी तो जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर एक ही इंसिडेंट हो तो उसकी एक FIR होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं FIR होनी चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर इंसिडेंट इतने हैं ना, आप देखो लाहौर के अंदर देखें आप, उन्होंने आज की जो इसमें बेशुमार में हर में FIR होंगी लाहौर के अंदर होंगी, पूर्व पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे इन्होंने जो मिलिट्री छावनीस थी या मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे हमले कर दिए या उन पर तोड़ फोड़ की है, वट एवर दे हैव डन जी, तो इनके ज़ाहिर है फिर लॉ भी, अब हम तो ये खुद चाहते हैं कानून के मुताबिक अमल हो। अब आप किसी पे गोली चलाना तो मतलब है कोई तरीका का नहीं है, या उस पर कोई लॉ को अगर एक बंदा हाथ में लेता है तो दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी अगर हाथ में लेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा एक ब्लड शेड हो जाता है, ख़तरा होता है जी। तो अभी वो उन्होंने काफ़ी, जो भी एजेंसियाँ थी उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रेंट शो किया है, तो इन पर FIRs की जो कोर्स ऑफ लॉ है, FIR में अगर आपका ऑफेंस नहीं बनता तो आप देखें ना, मैं एक लॉ को तोड़ूँ भी और मैं कहूँ मेरे खिलाफ FIR भी ना हो, ये नहीं हो सकता। कोई भी शहरी हो, अगर एक देखना आप जाते हैं, आप एक रेड जो होता है आपका इशारा जो होता है ट्रैफिक का, इवन बिल्कुल वो आप सिग्नल तोड़ते हैं, आप पे पर्चा हो जाता है बिल्कुल, या पे मतलब फाइन एट द स्पॉट होता है जी। तो वो तो जो भी कोई भी बंदा हो ऑफेंस करता है तो वो लॉ विल टेक। अच्छा सर, सेकंड लास्ट हियरिंग पे मैंने आपका एक आर्ग्यूमेंट सुना कोर्ट में, आपने कहा कि जो कोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेवरेज दे रही हैं इमरान खान साहब को, ये आते हैं ये दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, उसको नंबर लग जाता है और उसी रोज़ इनको ज़मानत भी मिल जाती है। तो इस पे सर कि ये वैसे पब्लिक परसेप्शन ही थी, हम भी देखा कि इमरान खान के कोर्ट्स जो है ना वो काफ़ी लीनियंट थी। कोर्ट
गवर्नमेंट पे डाल रही थी, गवर्नमेंट बहुत लीनियंट है। आपने पिछले एक हफ्ते में जज साहब के रिमार्क सुने होंगे एंटी टेररिज्म को। उन्होंने कहा जी आपने तो अरेस्ट करना ही नहीं है, हम बेल दें या ना दें क्या फ़ायदा है, ना भी दे तो आपने अरेस्ट नहीं करना। तो वो थोड़ा सा एक परसेप्शन था कि जी उसी वक्त आती है पिटीशन, लेकिन उन्होंने कहा जी चलो एक स्पेशल केस होता है तो फ़ौरन लगा लेते हैं। वैसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि एक बंदे की पिटीशन उसी वक्त फाइल हो, उसी वक्त नंबर ले, उसी वक्त हियरिंग हो जाए, ये ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सही। तो ये सर ये क्या कोई इन्फ्लुएंस भी करता है कोर्ट्स को, या ये एक कि जी वो एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं तो इस वजह से होता है, या किसी इन्फ्लुएंस के अंडर होता है ये सारा? नहीं, कोर्ट उस तरह ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वो अप्रोच करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बंदा आता है तो उसका एक ये तो वैसे किताबों में ये है कि कानून सबके लिए बराबर है। नहीं सर, वो कहने का मकसद ये है कि एक आम आदमी जो एक आम आदमी का इस तरह केस ट्रायल नहीं होता किसी का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, पोलिटिकली केसेस ऑलवेज गेट द प्रायोरिटी due to the media coverage, due to the pressure of the people, due to the pressure of political parties। तो ऐसा होना चाहिए, अंडर द लॉ ऐसा होना चाहिए? नहीं, लॉ तो ये कि आप ऑर्डिनरी कोर्स में, अब देखें ना, आप पहले नैब के देखें, इमरान खान ने तो केस डिले करने चाहते हैं। ये देखें, अब जबकि नवाज शरीफ के केस में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जी 3 टाइम एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो 9:15 बजे कोर्ट में आते थे। बिल्कुल। और 9:15 आप उधर मौजूद होते थे। बिल्कुल। और वो बाज़ को जज साहब कहते थे कि आप हाजिरी लगा के चले जाए, आप 11 बजे दोबारा आ जाएँ। हमने 4 फिर कभी उन्होंने इस प्रोसेस को रेजिस्ट नहीं किया कि मैं कोर्ट में पेश नहीं होता, मैं आता नहीं हूँ, गैर हाज़िर हूँ। बल्कि बाज़ का तो उन्होंने अपनी वो जो उसको अल्लाह उनको जन्नत दे, वाइफ बीमार थी तो जाना था, तो एक दफ़ा इजाज़त भी उनको नहीं मिलेगी, आप नहीं जा सकते, बिल्कुल आप स्टे करें, आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते। तो इस तरह उन्होंने कोर्ट के साथ काफ़ी, जब देखें एक बंदा समझता है कि मेरा हल और कोई नहीं है, इसी मतलब एक तरह से इसी तरीके से मैंने निकलना है कोर्ट से, तो फिर वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे केस आपके अगेंस्ट सच्चा है, झूठा है, वट एवर इट इज़, ठीक है, वो मेरिट पे कोर्ट ही देखती है, आपको मुकम्मल मौका मिलता है। जिस तरह इमरान खान को अभी इस केस में अरेस्ट किया नैब के में, तो नैब हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस। अगर एविडेंस ना हुई तो कोर्टें तो आज़ाद हैं, कोर्ट उनको छोड़ देगी। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, ये जिस तरह से वो शौकत खानम हस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि मतलब अदालतें जो हैं वो तो कभी भी नहीं मानती प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स को, वो तो सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट्स को मानती हैं। इस पे सर बताइए। ये देखिए, मैंने आप ऑलरेडी कोर्ट में ये आर्गूमेंट भी किया था, और लास्ट टाइम इन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस की थी, तो मैंने जज साहब से ये कन्फ्रंट किया था। मैंने कहा ये आप इस जो शौकत खानम से ये सर्टिफिकेट लाए, जिसकी बेस पे तो आप एडजर्नमेंट नहीं दे रहे। उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने एक लिखा भी है कि अगर अपनी गाड़ी गेट से अंदर लेके जाना चाहते हैं तो वी नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसको कहते हैं MLR, मेडिकल लीगल रिपोर्ट फ्रॉम द पिम्स हॉस्पिटल। बिल्कुल। वो अंडर द लॉ ये है कि जो गवर्नमेंट अस्पताल होती हैं वो डिजिग्नेट होती हैं, और उनके अंदर जो डॉक्टर होता है वो भी डिजिग्नेट होता है, वो नोटिफाइड होता है। अब सरकारी अस्पताल के अंदर बेशुमार डॉक्टर होते हैं, लेकिन जिसने MLR इशू करना होता है वो नोटिफाइड डॉक्टर होता है, कोई दूसरा डॉक्टर भी इशू नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल के अंदर भी वो पुलिस रूल्स के अंदर ही प्रोवाइड है, और CRPC के अंदर कि वो जो डिजिग्नेटेड डॉक्टर होगा उसी का सर्टिफिकेट जो है वो एडमिसिबल होगा। हाँ, उस सर्टिफिकेट की कोई दूसरी पार्टी है वो ऑब्जेक्शन कर सकती है, वो एक मेडिकल बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट डॉक्टर नोटिफाइड। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ये यकीनन हमारे सुनने वाले, देखने वाले, उनके लिए भी ये बातें जो हैं उनकी मालूमात के लिए एक इजाफे का सबब बनेंगी। नाज़रीन, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।